नमस्कार। आजकल कांग्रेस और उनके सहयोगी दल एक नारा बहुत ज़ोरों पर दे रहे हैं और वो है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब ये नारा वो लोग देते हैं तो हमें अपना अधिकार प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु आप यह नहीं समझ पाते कि आपको टुकड़े टुकड़े करके इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का एक षड्यंत्र जो 1947 में इस देश में शुरू हुआ और आज तक अनवरत जारी है। यही नारा 1947 में दिया गया जब यहाँ रहने वाले मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ रहने से मना कर दिया। 85% वोटिंग एक अलग देश के लिए की गई और उसमें भी मात्र 25 से 35% लोग ही उस अलग बने देश पाकिस्तान में गए और हिंदुस्तान में उन दोनों ही लोगों को रहने का अवसर उस समय के नेता महात्मा गांधी और नेहरू ने अवसर दे दिया। नतीजा ये हुआ कि इन लोगों की देश के विभाजन की नीतियां हल्के हल्के स्लो पॉइजन के तौर पे इस समाज को तोड़ने के लिए चलती रहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी एक पूर्ण बहुमत के साथ इस सरकार में आए, तब उन्होंने सबकी षड्यंत्रों पर, सबकी मंशाओं पर, इस देश का जो तोड़ने का एक षड्यंत्र चल रहा था, धीरे धीरे उस पर पानी फेर दिया। लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान पश्चिम बंगाल, कश्मीर, केरल में हो चुका था, लेकिन उसकी भरपाई माननीय नरेंद्र मोदी ने करना शुरू कर दी थी। जब इनको लगा कि देश के विकास के साथ साथ इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मजबूती के साथ स्थापित करेंगे, तो इन्होंने एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र इस 2024 के चुनाव में किया, जिसका असर विगत 1-2 वर्ष पूर्व से देखने में आने लगा था। अब ये सबकी जाति जनगणना के नाम पे यह कहने लगे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये क्या बताता है? यह बताता है कि जो जिस जाति का होगा उसकी संख्या के आधार पर उसको सारे संसाधन अलग अलग दे दिए जाएंगे। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इसका दुष्परिणाम होगा जो सनातन संस्कृति विभिन्न जातियों में एक अपनी महत्व को बनाती है, वो अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? फ़ायदा इसको मिलेगा जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं और अपना वोट बैंक जिन मुस्लिमों को समझते हैं उनकी शरीयत को लागू करने के लिए एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र है। आपने देखा होगा इस चुनाव में बहुत व्यापक पैमाने पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र किया गया। एक गलत नैरेटिव इस समाज में फैलाया गया, संविधान को ख़त्म कर देने की बात बताई गई, लोगों को डराया गया, 8,500 रुपये प्रतिमाह खाते में डालने के लिए कहा गया कि वोट के बदले उनको 8,500 रुपये मिलेंगे। इसमें केवल विपक्षी दल ही नहीं वरन इनको समर्थन देने वाली विदेशी शक्तियां भी शामिल थीं, क्योंकि कुछ चुनाव के घोषित होने के पूर्व ही कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया था कि हमारे पास तो ट्रेन में यात्रा करने के पैसे नहीं हैं, और चुनाव के दौरान देखा गया कि यह लोग अपने अपने चार्टर प्लेनों से चल रहे थे। इनको तो सिर्फ सत्ता से प्रेम है और सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सोचना हम सनातनी भाइयों को है, यहाँ रहने वाले राष्ट्रवादी लोगों को है, भारतीयों को है, जो इस देश को समझते हैं, इस देश को अपना मानते हैं, प्रेम व्यवहार से रहना चाहते हैं। उनको आज समझना होगा कि ये जो विपक्षी दल हैं, खास तौर पे कांग्रेस, जिन्होंने इस सत्ता के लालच के लिए सन 47 में देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए
और उसके बाद आज भी जब ये सत्ता इनसे दूर है तो ये इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए, इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए गहरी षड्यंत्र कर रहे हैं। एक भयानक षड्यंत्र रचते हुए इस देश को, इस देश की संस्कृति को बांटते हुए इनको टुकड़े टुकड़े करने में आमादा हैं। हमने देखा कि इस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर आज क्या हालत हो रही है। वहाँ ना रोजगार है, बेरोजगारी है, लोग किस दशा में रह रहे हैं ये हम सबसे छुपा नहीं है। और ये जो इनकी मानसिकता है इसने अब इस स्तर पर अपना जगह बना ली है कि आज इस देश में, इस देश को तोड़ने वाली 3 विचारधाराएं इस देश का लोकसभा चुनाव जीत के आई हैं। वो चुनाव जीत के नहीं आई हैं, वरन ये आपको सोचना है कि उनको वोट देने वाले किस मानसिकता में जा चुके हैं। अगर यही स्थिति रही तो इस देश का क्या होगा। आज जहां एक तरफ आपको जाति के नाम पे लड़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक सामान्य सी बात देखने को मिली। जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक जितने भी मुस्लिम वोट थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने के लिए वोटिंग की और यह परसेंटेज 95% था। इससे ज़्यादा भी रहा होगा और इसका एकमात्र कारण रहा कि इनको सत्ता से हटाना है। क्यों हटाना है? जिससे इनका जो नैरेटिव है वो सफल हो जाए। विदेशी शक्तियाँ उनके साथ थीं, लेकिन हम आपस में लड़ गए, हम लालच में आ गए। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, आज हम अपने स्वार्थ, अपने लालच के लिए अगर जातिवाद में आते हैं तो आने वाले समय पे जो इस देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो शरीयत से इस देश को चलाना चाहते हैं, उनकी उस योजना को बल मिलेगा। और नतीजा ये होगा कि आज जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलित 370 धारा हटने से पूर्व एक दयनीय जिंदगी जी रहे थे, वैसी ही जिंदगी जीने के लिए आप सब विवश होना शुरू हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पिछला आपका इतिहास बता रहा है। इतिहास बताता है कि कभी अफगानिस्तान जो आपके अखंड भारत का हिस्सा था, सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ा केंद्र था, शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, आज वहाँ तालिबानी शासक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश आपके सामने हैं, जहाँ पर क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। उसके बाद भी ये कश्मीर में भी इन्होंने क्या किया 1990 में, ये भी हालत किसी से छुपी नहीं है। और कश्मीर में जो हुआ उसका एकमात्र कारण था कि हम एकजुट नहीं थे, हम कमाने में व्यस्त थे, बड़े बड़े मकान बनाने में व्यस्त थे। और नतीजा ये हुआ कि ये मकान हमारे लिए नहीं बन रहे थे, उन आतिताइयों के लिए थे जिन्होंने 1990 में 1100 मस्जिदों से अनाउंसमेंट करके कि हिंदुओं ये कश्मीर तुम्हारा नहीं है, या तो तुम मुसलमान बन जाओ या तो ये कश्मीर रातों रात छोड़कर भाग जाओ और अपनी महिलाओं को यहाँ छोड़ जाओ। उसके पश्चात जो नरसंहार हुआ वो आप आज शायद ना जानते हो, लेकिन कश्मीरी फाइल नाम की पिक्चर में जो सच्चाई बयां की गई है उसको आप देख सकते हैं। तो आपसे पुनः निवेदन है कि जो कांग्रेस इस देश की सत्ता के लिए इस देश में आई थी, इस देश को बांट कर आई थी केवल सत्ता के लिए, आज भी वही मुस्लिम तुष्टीकरण वो चलाती आ रही है। और हद ये हो गई है कि आज इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का ये खिलौना बन चुके हैं। हम भारतीयों की जिम्मेदारी है कि उनके इस भयानक षड्यंत्र को नाकाम करें और इस भारतवर्ष को मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।